नमस्कार। पूरा प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। लखनऊ के लोक भवन संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। जब हम भारत के संविधान दिवस को भी एक सार्वजनिक महत्व का दिवस मान करके इस आयोजन को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करना सीखे और फिर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करवाया और नोटिफिकेशन जारी करवाने के बाद 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस का एक कार्यक्रम इस भव्यता के साथ पूरे देश के अंदर आयोजित हो रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद में हम लोगों ने नागरिक कर्तव्यों को लेकर के इस पे एक डिबेट भी करवाई थी। लगातार इन मुद्दों पर चर्चाएं हुई। 2019 में हम लोगों ने इस मुद्दे पर विशेष सत्र आयोजित करके इस पर एक दिन का पूरा सत्र ही नागरिक कर्तव्यों को लेकर के उत्तर प्रदेश विधानसभा ने आयोजित किया। महत्वपूर्ण यह है कि भारत का संविधान हमें अधिकार देता है और कितना बड़ी बात है कि भारत के हर जाति मत मजहब के लोगों को, जो भारत का नागरिक है, उस हर वयस्क मतदाता को भारत के संविधान ने समान मताधिकार की शक्ति दी है। याद करना, दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने आप को आधुनिक लोकतंत्र का जनक मानते हैं, उनके यहां जाति खेमे में बटे हुए लोग थे। वे उन्होंने अपने यहां भेदभाव किया था, उन्होंने अपने प्रत्येक नागरिक को वोटिंग का पावर नहीं दिया था। लेकिन भारत में जब पहला आम चुनाव 1952 में होता है तो हमारे इस महान संविधान के नाते भारत का हर वह नागरिक जो वयस्क मतदाता था उसको मताधिकार का एक समान अधिकार प्राप्त हुआ था। यह भारत के संविधान की देन है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। तो देश के संविधान के 75 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर बधाई और शुभकामनाएं दी है। देखते हैं कि मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ लिखा गया है। प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक नागरिक के मन में उत्कृष्ट लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान, विश्वास को मजबूत करता हमारा सर्वसमावेशी, सर्वहितग्राही आदर्शों, नागरिक कर्तव्यों एवं अधिकारों की पवित्र अभिव्यक्ति है। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा है, आइए राष्ट्रहित और लोकहित के दृष्टिगत हम सभी अपने संविधान के प्रति जागरूक हों। जय हिंद। तो आज 75 साल पूरे हो गए हैं और इसी मौके पर मुख्यमंत्री की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया है। प्रत्येक नागरिकों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को एक्स पोस्ट के जरिए बधाई और शुभकामनाएं दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुंबई 26 से 11 आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने पोस्ट में क्या कुछ लिखा है, देख लेते हैं। मुंबई 26 से 11 कायराना आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिक उनको विनम्र श्रद्धांजलि तथा मानवता को कलंकित करते इस घटना में निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले मां भारती के वीर सपूतों को कोटिश नमन। आइए आतंकवाद की समाप्ति के लिए एकजुट और संकल्पित हो। मुंबई 26 से 11 कायराना आतंकी हमले में जिस तरह से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उस पर योगी आदित्यनाथ की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया है। उन वीर सपूतों को भी श्रद्धांजलि दी गई है। तो संभल से बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी संभल से मिल रही है। शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा का मामला देखा गया है। डीएम ने घटना की मजिस्ट्रेट की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 7 सदस्यीय जो टीम होगी वो जांच करेगी। टीम का गठन हो गया है। 7 दिनों में ये पूरी घटना की रिपोर्ट सौंपनी है। 30 नवंबर तक जिले में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। सांसद बर्क विधायक के बेटे समेत 2450 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर भी केस दर्ज किया गया है। तो संभल में जिस तरह से
आगजनी देखी गई, पथराव देखा गया, हिंसा देखा गया और इस पूरे मामले पर एक कमेटी का गठन किया गया है। डीएम ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए हैं। जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है कि आखिरकार वजह क्या रहा, किस वजह से अचानक लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पर पत्थरबाजी देखी जाती है और इस हिंसा में 4 लोगों की मौत की अब तक जानकारी मिल पाई है। हालांकि यहां पर बताते चले आपको कि कुछ दिनों के लिए बाहरी जो लोग हैं उनको आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तस्वीरें हैं उस घटना स्थल वाले दिन की जिस दिन झड़प चल रही थी, पथराव चल रहा था पुलिस और लोगों के बीच में यहां पर देख सकते हैं। तो जैसा कि हम दिखा रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संभल में जिस तरह से हिंसा हुई और हिंसा में कई लोगों की यहां पर घायल की तस्वीरें भी आपने देखा, किस तरह से वहां पर 4 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। और उसी संभल में आपको बताते चले कि यहां पर कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें सांसद और विधायक के भी लोगों होने के शामिल होने की यहां पर आशंका जताई जा रही है। जियाउर रहमान वर्ग पर भी भड़काऊ टिप्पणी का गंभीर आरोप लगा है। शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा का ये पूरा मामला देखा गया है और जिस तरह से सुबह 6 बजे ये घटना पेश आई और जिस तरह से यहाँ पर कमेटी का एक गठन किया गया है और 7 दिन में ये जो कमेटी है वो पूरी तरह से रिपोर्ट पेश करेगी। बताते चले आपको कि 30 नवंबर तक जिले में बाहरी लोगों के प्रवेश को भी प्रतिबंधित किया गया है। एक षड्यंत्र के तहत जिस प्रकार से लगातार माहौल प्रदेश का खराब करने का काम किया जा रहा है, एक मस्जिद समाचार पत्रों में, टीवी में लगातार आ रहा है। एक मस्जिद का सर्वे होने के लिए ऑथेंटिक तरीके से बाकायदा सूचना देकर के जब अधिकारी वहां पर जाते हैं तो कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से उपद्रव करते हैं, हल्ला काटते हैं, पथराव करते हैं, पुलिस को बहाने का काम करते हैं। तो ये कानून व्यवस्था जो हाथ में लेने का काम हो रहा है और जगह जगह माहौल जो लगातार 2014 से 17 से लेकर अब तक एक शांतिपूर्वक लगातार प्रदेश में चल रहा है, तो विपक्षी नेताओं को, विपक्षी पार्टियों, खास समाजवादी पार्टी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि प्रदेश शांतिपूर्वक क्या चल रहा है। ये छोटी छोटी बातों को उपद्रव करा करके प्रदेश का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। से हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, पहले जमीनी स्तर पर क्या कुछ अभी वहां पर चल रहा है, किस तरह की स्थितियां बनी हुई है, क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए मैडम, आपके लिए बता दूं कि यहाँ पर संभल में पहले सबसे बड़ी बात यह है कि वीआईपी हो या वीवीआईपी हो, संभल में प्रवेश होना बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जैसे कि एक चंद्रशेखर जी थे, उनको भी आना प्रवेश पूरी तरह से बंद हो गई। ये राजनीति फैला रहे थे, राजनीति इसमें काफी बढ़ गई है, जो कि समाजवादी पूरा समाज बीजेपी के साथ रही है। इसका मतलब बीजेपी वालों की सत्ता है, ऊपर से नीचे तक आगे इसमें बीजेपी का आगे निशाना बना रही है, बीजेपी ने दंगा करा दिया है। मगर यहाँ के जो जिलाधिकारी है उन्होंने 3 लोगों पर गंभीर रूप से मुकदमा करा है। जैसे एक सांसद है यहाँ के जिया रहमान बारिक है, इकबाल महमूद के लड़का है सोहेल इकबाल, उन पर मुकदमा गया है। जाफर अली है, उन पर मुकदमा करा है। जाफर अली का साफ साफ कहना है कि पुलिस ने मेरे सामने आंखों के सामने जाके तो फायरिंग करी है, मगर पुलिस का कहना है कि जब तुम अंदर थे तो बाहर कौन देख रहा था। फिलहाल संभल की हालात ऐसी है, पूरी तरह से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और चप्पे चप्पे पर कोने पर हर तरफ से फ्लैग मार्च पुलिस कर रही है। तो संभल की जो हालात है वो तो नॉर्मल है, अभी फिलहाल स्थिति काबू में है। प्रदीप, ये हिंसा आखिरकार कैसे भड़की थी, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर मिल रही है? खबर ये है कि सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ बयान की वजह से ये पूरा हिंसा देखा गया है और पहले से पूरी तरह से तैयारी थी वहां पर। क्या अपडेट जमीनी स्तर पर? जी, डीएम का यहाँ का जिलाधिकारी जो है क्या कहते हैं राजेंद्र पेशिया, उनका साफ साफ कहना है कि समाजवादी के जो इकबाल महमूद के लड़का है, विधायक पुत्र है और जिया रहमान बाग है, इन्होंने भड़काऊ बयान देने पर क्या कहते हैं ये हिंसा हुआ। भीड़ में लोग थे, उन्होंने पत्थरबाजी लगातार कर दी पुलिस पे, क्या कहते हैं दोनों तरफ से फायरिंग हुए। अलग अलग असले के जो चाकू होते हैं वो मिल रहे हैं भीड़ में। बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो शाही मस्जिद के दौरान जिस तरह से यहाँ पर सर्वे करने के लिए एक टीम गई हुई थी और इस टीम पर पूरी तरह से पथराव किया गया, आगजनी का मामला सामने आया। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से आसपास के घरों में वहां पर ताला लटका हुआ है। पुलिस प्रशासन की भारी मौजूदगी है ताकि अब किसी तरह का अनहोनी ना हो। और आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में 4 लोगों की जान चली गई है। विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल पर भी केस दर्ज हो गया है। विधायक
विधायक सांसद की इसमें घोर लापरवाही की वजह से सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के जरिए ये लगातार सत्ता पक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है, तो वहीं विपक्ष की ओर से भी इस पर गंभीर राजनीति की जा रही है। रविवार सुबह 6:30 बजे डीएम के साथ जो टीम थी वहां पर सर्वे करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन टीम को देखकर मुस्लिम पक्ष के जो लोग थे पत्थरबाजी करने लगे। कुछ ही देर में करीब 2 से 3 हजार लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। पुलिस ने रोकने की तमाम कोशिश की तो भीड़ में शामिल लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए। इसके बाद भगदड़ जैसे हालात हो गए, वहां पर छतों से भी जमकर पथराव किया गया है, जो कि तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारी पथराव के कारण पुलिस को कुछ देर के लिए भागना पड़ा वहां से, और बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस को ये कार्रवाई करनी पड़ी, फिर लाठी चार्ज करके भीड़ को खदेड़ना पड़ा। तो ये भगदड़ में 4 लोगों की मौत की भी जानकारी मिल रही है, कई लोग घायल भी इसमें बताए जा रहे हैं। इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, यूपी की बिजली व्यवस्था निजी हाथों में दिए जाने की तैयारी हो रही है। पावर कॉर्पोरेशन वित्तीय बैठक में बनी है सहमति। बताते चले आपको कि कार्मिकों के हितों को सुरक्षित रखने पर मंथन हुआ है। बड़ी जानकारी, फिलहाल 50-50 के फॉर्मूले पर काम करेगी निजी कंपनियां। 46,000 करोड़ के करीब सरकार से मदद लेंगी कंपनियां। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पावर कॉर्पोरेशन वित्तीय बैठक में ये पूरी तरह से सहमति बनी है। कार्मिकों के हितों को सुरक्षित रखने पर भी मंथन हुआ है। पुरजोर तरीके से यहां पर ध्यान भी दिया जा रहा है। तो ये 46,000 करोड़ के करीब सरकार से मदद जो होगा वो ये कंपनियां लेती हुई नजर आएंगी। तो प्रदेश में बिजली व्यवस्था निजी हाथों में सौंपने की पूरी तरह से तैयारी है। टीएन मिश्रा जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। टीएन मिश्रा जी, ये बड़ी खबर है कि 40,000 करोड़ के करीब सरकार से मदद लेगी ये कंपनियां। कोई निजी हाथों ये प्रदेश में बिजली व्यवस्था सौंपने की पूरी तैयारी, इससे क्या लाभ होगा? देखिए, निजी बिजली कंपनियों को बिजली व्यवस्था देने के पीछे ये है कि सरकार अपना पिंड छुड़ाना चाहती है। जो अभी 40,000 करोड़ जो सब्सिडी वो दे रही है, तो सरकार चाहती है सब्सिडी उसी न देने में, वो उपभोक्ताओं को और निजी कंपनियों पे डाल दे, और इसीलिए PPP मोड पे जाना चाहते हैं। हालत यह है कि बिजली चोरी नहीं रुक पा रही। यूपी में 40% तक जो है फीडर से बिजली चोरी हो रही है। ये रिपोर्ट आ चुकी है ऑलरेडी जो है, और बिजली चोरी रोकने में अफसर नाकाम साबित हो रहे हैं। 77 करोड़ रुपए से घाटा 24 साल पहले शुरू हुआ था, जो आज 1.18 लाख करोड़ तक घाटा बढ़ गया। 1.18 लाख करोड़ का घाटा बिजली कंपनियों पर है, और बिजली विभाग इस घाटे को पूरा करने के लिए अब वो चाहता है कि हम 40 करोड़ की सब्सिडी हर साल मत दें, और इसके लिए हम जो है इसको PPP मोड पर ले जाएं। और इसको लेकर के कल बड़ी बैठक हुई, जिसमें सारे MD और जो है निदेशक और जो है मुख्य अभियंता इकट्ठा हुए, और इन लोगों ने रात तक बैठक की, और इस बैठक में चर्चा हुई कि इसको PPP मोड पर अगर हम दे दें, और तो दक्षिणांचल और पूर्वांचल 2 जो जोन है, इनको सबसे पहले देने की बात की गई कि इनको दिया जाए, उसके बाद फिर पूरी बिजली व्यवस्था निजी क्षेत्र में सौंपी जाए। इसमें MD जो है निजी क्षेत्र को होगा, और चेयरमैन जो है ये सरकारी होगा, ये कहा गया है। लेकिन इसको लेकर के जो नेता हैं बिजली विभाग के, वो लगातार उद्वेलित हो गए, आंदोलन की उन्होंने चेतावनी दे दी है। उन्होंने सीधा कहा है कि हम निजीकरण को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसको किसी तरह लेकिन सरकार का और उधर जो दावा अफसरों का ये है कि हम कर्मचारी हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे, इसलिए कर्मचारी चिंता न करें। लेकिन ये जरूर जब व्यवस्था निजी, उड़ीसा का मॉडल का जो है उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन उड़ीसा में जो है ये व्यवस्था फेल बताई जा रही है, ऐसा जो है कर्मचारी नेताओं का दावा है। जी खुशबू। टीएन मिश्रा जी, अगर उड़ीसा के मद्देनजर ये अगर प्रदेश सरकार ऐसा कदम उठाने को तैयार है, तो जैसा कि आप जानकारी दे ही रहे कि उड़ीसा में ये जो चीजें हैं वो फेल है, उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार निजी हाथों सौंपने की तैयारी। और दूसरा सवाल मेरा ये कि क्या निजी हाथों में जाने से फायदा होगा बिजली विभाग को? सरकार नाकाम रही इसमें। देखिए, बिजली विभाग अगर निजी क्षेत्र में जाता है तो सरकार को फायदा होगा कि उसको अपनी सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी। अभी जो 40,000 करोड़ मान लिया सब्सिडी वो दे रही है, तो इस सब्सिडी से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन निजी कंपनियां
कोई वहां खैरात बांटने तो आ नहीं रही है, वो आएंगे अपनी भी कमाई करेंगे, तो बिजली के रेट बढ़ेंगे और उपभोक्ताओं पर जो है इसका भार बढ़ेगा। ये पक्का माना जा रहा है कि इसका खामियाजा उपभोक्ताओं को भोगना पड़ेगा और उपभोक्ताओं को बिजली महंगी दरों पर मिलेगी। कि अभी जो बिजली पे सब्सिडी दे रही सरकार, वो सब्सिडी अगर बंद हो जाएगी तो बिजली महंगी हो जाएगी। क्योंकि देखिए सबसे अहम चीज है बिजली चोरी। अगर 35 से 40% तक बिजली चोरी हो रही है और बिजली की जो है खपत लाइन लॉस के नाम पे चोरी को छिपाया जाता है कि ये लाइन लॉस है। लाइन लॉस कैसे हो रही है? सारी लाइनें मेंटेन की जा रही है, उसके बाद लाइन लॉस के नाम पे बिजली चोरी नहीं। तो जो अपनी कमी है उसको खामियाजा लाइन लॉस पे डाला जाता है और जो घाटा है उसको दिखा करके वो प्राइवेट सेक्टर में जाने का एक रास्ता निकाला जा रहा है। अब सरकार और देखिए क्या बिजली पावर कारपोरेशन जो रिपोर्ट देगा उसके बाद सरकार निर्णय लेगी। लेकिन यह माना जाता है सरकार का जब इशारा होता है तभी पावर कारपोरेशन दिशा में चलता है, और इतनी दम नहीं होती पावर कारपोरेशन की कि वो कोई इतना बड़ा जो निर्णय ले ले कि संगठन पूरा जो है बिजली विभाग निजीकरण कर दिया जाए। तो ये माना जा रहा है कि इसके पीछे सरकार की मंशा है और तभी ये किया जा रहा है। जी खुशबू। बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक बड़ी जानकारी से बिचारी उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी प्रयागराज से मिल रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज आएंगे। 11:20 का वो समय होगा जब पुलिस लाइन हेलीपैड पर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सर्किट हाउस पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, तो पार्टी पदाधिकारियों के साथ केशव प्रसाद मौर्य बैठक भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, तकरीबन 1 बजे महाकुंभ क्षेत्र का भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, यूपी बीजेपी संगठन में फेरबदल की तैयारी है। लखनऊ में बीजेपी की कल बड़ी बैठक होगी। 30 नवंबर को बूथ अध्यक्षों की घोषणा होगी। तो 1 से 15 दिसंबर के बीच मंडल अध्यक्ष की भी तैनाती होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 1 से 15 दिसंबर के बीच मंडल अध्यक्ष की तैनाती होगी। यूपी बीजेपी संगठन में फेरबदल की पूरी तैयारी है। टीएन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। टीएन मिश्रा जी, बड़ी बैठक, संगठन में फेरबदल का यहाँ पर आशंका। बड़ी बैठक कल बीजेपी की होगी और इसमें बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक दल बदलने पर बात होगी। सबसे बड़ी बात है जो ये कल बैठक हो रही, इसमें केंद्रीय नेतृत्व के लोग भी शामिल होंगे। तो केंद्रीय संगठन के लोग शामिल होने के बाद ये माना जा रहा है कि जो इसकी तारीखें भी आ गई हैं कि 30 नवंबर को बूथ अध्यक्ष बदल दिए जाएंगे और 1 से 15 जो है मंडल अध्यक्ष बदल दिए जाएंगे और 16 से 30 तक जो है जिला अध्यक्ष बदल दिए जाएंगे। और इसके बाद 30 दिसंबर को जो प्रदेश अध्यक्ष का भी निर्णय होगा। दिल्ली में बैठक 30 दिसंबर जो होगी 30 नवंबर को, तो उसमें माना जा रहा है कि इसमें जो है ये निर्णय हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद भाजपा में जो उत्साह आया है, तो उसके बाद माना जा रहा है कि एक तरफ सरकार तो सही चल रही है लेकिन संगठन को भी 3 कांटे मजबूत किए जाएं और संगठन और बेहतर तरीके से काम करे ताकि सरकार को फायदा मिले। कुल मिलाकर टीएन मिश्रा जी ये कह लें कि बूथ स्तर पर बीजेपी की ओर से तैयारी की जा रही है। बूथ स्तर तैयारी की जा रही है, लगातार जो बूथ अध्यक्ष बदले जाएंगे और तभी जो है ये और बेहतर तरीके से। अब देखा जा रहा है कहाँ बूथ पे जो है बीजेपी फेल हुई है, कहाँ बीजेपी को कम टर्नआउट हुए, तो उन जगहों पर जो है सबसे पहले अध्यक्ष बदले जाएंगे। उसके बाद जो है जहां जरूरी होगी वहां अध्यक्षों का बदलाव किया जाएगा ताकि माना जा रहा है कि इससे ढांचा मजबूत करेगी और कैडर बेस्ड पार्टी होने के नाते ये एक बूथ से मजबूती ला करके और अगले 2027 की तैयारी के लिए ये अहम माना जा रहा है। क्योंकि अब बीजेपी का सारी तैयारी 2027 की है और इसी को लेकर सरकार भी और इसी को लेकर संगठन भी लगातार जुटा हुआ है। बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यूपी बीजेपी संगठन में फेरबदल की पूरी तरह से तैयारी है। लखनऊ में बीजेपी की कल बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।